स्टूडेंट्स, आज हमारी चर्चा होगी ब्रिटिश संविधान के अभिसमयों के विषय में। ब्रिटिश संविधान अपनी तरह का एक अनूठा संविधान है और दुनिया के कुछ एक देशों के समान वो भी एक अलिखित और विकसित संविधान है। दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जैसे कनाडा, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब और इजराइल, जिनका संविधान संहिताबद्ध रूप में, लिखित रूप में नहीं मिलता, बल्कि इन संविधानों का विकास हुआ है। यानी इन सारे संविधानों का और विशेष रूप से ब्रिटिश संविधान का कोई एक ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसके विषय में हम कह सकें कि ये ब्रिटिश संविधान है। ऐसा भी नहीं है कि संवैधानिक नियमों को एक समय विशेष में निर्मित किया गया हो, बल्कि ब्रिटिश संविधान तो सैकड़ों वर्षों के विकास का परिणाम है और उसके इस विकास में उन प्रथाओं का बड़ा योगदान है जो ब्रिटिश जनजीवन का सदियों से अंग रही है और उपयोगी होने के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी उनका पालन किया जाता रहा है, आम जनता के द्वारा भी और शासक वर्ग के द्वारा भी। अगर ये कहा जाए कि ब्रिटिश संविधान इन परंपराओं के बिना अपूर्ण है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये जो संवैधानिक परंपराएं हैं, इन संवैधानिक परंपराओं को ही संवैधानिक अभिसमय कहते हैं। यानी शासन संबंधी वो परंपराएं जो लंबे समय से चली आ रही हैं, जिनका शासक वर्ग के द्वारा और जनता के द्वारा पालन किया जाता रहा है और शासन कार्यों के संचालन में वो उपयोगी सिद्ध हुई हैं, ऐसी परंपराओं को संवैधानिक अभिसमय कहा गया। और सबसे पहले इन परंपराओं को अभिसमय की संज्ञा प्रोफेसर डायसी के द्वारा दी गई। प्रोफेसर डायसी, जैसा आप जानते हैं, कि ब्रिटिश संविधान के एक बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं और उन्होंने इन संवैधानिक परंपराओं के महत्व को स्वीकार किया पहली बार और अभिसमय का नाम इन्हें दिया। वैसे तो आपको जानकारी होगी कि हर देश का संविधान किन्हीं न किन्हीं अंशों में परंपराओं पर आधारित होता है। यानी जो लिखित संविधान है, जो निर्मित संविधान है, जो बनाए हुए संविधान है, वहां भी हम ये देखते हैं कि शासन व्यवस्था के संचालन के संबंध में कुछ बातें परंपराओं पर आधारित होती हैं। जैसे अमेरिका का संविधान ले लीजिए, भारत का संविधान ले लीजिए, ये दोनों लिखित और निर्मित संविधान हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ परंपराओं का पालन यहाँ शासन व्यवस्था के संबंध में किया जाता है। जैसे भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो पूरी तरह परंपराओं पर आधारित है कि राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करेगा। ये बात पूरी तरह परंपरा पर आधारित है, इसके लिए कोई कानून नहीं है। तो लिखित संविधानों में भी परंपराओं का रोल होता है, उनकी भूमिका होती है, लेकिन वहां ये परंपराएं कम अंशों में पाई जाती हैं, यानी उनकी मात्रा सीमित होती है और लिखित संवैधानिक कानूनों की संख्या ज्यादा होती है। इसके जस्ट अपोजिट जो विकसित संविधान होते हैं, उनमें भी ऐसा नहीं है कि लिखित नियम नहीं होते, लिखित कानून नहीं होते, होते हैं, लेकिन इनका अधिकांश भाग अलिखित परंपराओं के रूप में होता है, जो परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं। हालांकि इन परंपराओं को
जिन्हें हम संवैधानिक अभिसमय के नाम से जानते हैं, उनको कानून के समान न्यायिक मान्यता प्राप्त नहीं होती। यानी इनके पीछे न्यायालय का बल नहीं होता। न्यायालय अपने निर्णयों को देते समय इन परंपराओं के आधार पर कोई निर्णय नहीं करते और न ही किसी व्यक्ति को इस आधार पर दंडित करते हैं कि उसने किसी परंपरा का, किसी संवैधानिक परंपरा का उल्लंघन किया है। लेकिन फिर भी वास्तविकता ये है कि ब्रिटिश जनता स्वभाव से परंपरा प्रिय है और उसकी इस परंपरा प्रियता ने ही शासन के किसी भी पदाधिकारी के लिए ये मुश्किल कर दिया है, असंभव सा कर दिया है कि वो किसी संवैधानिक परंपरा का उल्लंघन करते हुए कोई शासकीय कार्य का संपादन करे। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान और उसकी शासन व्यवस्था इन संवैधानिक अभिसमयों के बिना अपूर्ण है। अभिसमयों के विषय में सामान्यतया ये कहा जाता है कि अभिसमय अलिखित होते हैं और जब जैसी परिस्थिति उदित होती है उसके अनुसार इनका विकास अपने आप होता है, संयोगवश होता है, परिस्थितिवश होता है। जानबूझकर परंपराएं निर्मित नहीं की जाती, ऐसी एक सामान्य धारणा है। लेकिन हकीकत क्या है कि ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में बहुत सारी संवैधानिक परंपराओं को, बहुत सारे अभिसमयों को लिखित रूप भी दे दिया गया है। जैसे मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के पद और आचरण से संबंधित नियम बना दिए गए। जो बातें पहले परंपरा पर आधारित थी, अब उन्हें लिखित रूप, उनमें से कुछ को लिखित रूप दे दिया गया है। 1937 में सम्राट के मंत्री परिनियम के अनुसार कुछ अभिसमयों का निर्माण भी किया गया है, यानी उन्हें जानबूझकर सृजित किया गया है क्योंकि परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई। जैसे उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं आप सेलिसबरी कन्वेंशन को, जो 1945 में मजदूर दल की सरकार के समय अस्तित्व में आया। ये कन्वेंशन क्या कहता है? इस कन्वेंशन के अनुसार लॉर्ड सभा, कॉमन सभा द्वारा पारित किसी भी ऐसे विधेयक को दूसरे और तीसरे वाचन के समय अस्वीकृत नहीं कर सकती जो विधेयक किसी ऐसे विषय से संबंधित हो जिसका उल्लेख सत्ताधारी दल के घोषणा पत्र में किया गया हो। इस कन्वेंशन के वजूद के पीछे कारण ये था कि एक समय ऐसा आया जब लॉर्ड सभा, हालांकि ब्रिटेन में कॉमन सभा की सत्ता स्थापित हो चुकी थी, जनतंत्र स्थापित हो चुका था, लेकिन लॉर्ड सभा को कई बार ऐसा लगता था कि कॉमन सभा के द्वारा जानबूझकर उसके अधिकारों में कटौती का प्रयास किया जा रहा है। तो अपनी भूमिका को दर्ज कराने के लिए, अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए, अपने प्रभाव को जताने के लिए लॉर्ड सभा के द्वारा कई बार कुछ विधेयकों को अस्वीकृत भी किया जाने लगा या उस पर बहुत ज्यादा शर्तें लगाई जाने लगी कि इसमें ये संशोधन किया जाए, वो संशोधन किया जाए। ऐसे में कॉमन सभा में जो बहुमत प्राप्त दल था, जिसका मंत्रिमंडल था, उसको ऐसा लगने लगा कि लॉर्ड सभा जानबूझकर उसके प्रगतिशील विधेयकों का विरोध कर रही है, जबकि जनता की चाहत है कि कुछ विषयों के संबंध में कानून बनने चाहिए और जिसके लिए जनादेश भी दिया गया है निर्वाचन के माध्यम से जनता के द्वारा। लेकिन लॉर्ड सभा द्वारा अड़ंगा लगाए जाने के कारण वो विधेयक कानून का रूप नहीं ले पा रहे हैं। तो इस परिस्थिति ने इस कन्वेंशन को जन्म दिया। ये कन्वेंशन बनाया गया
कि लॉर्ड सभा ऐसे किसी विधेयक को अस्वीकार नहीं करेगी जिस विधेयक का संबंध सत्ताधारी दल के चुनावी घोषणा पत्र से हो। यानी अपने चुनाव के समय घोषणा पत्र जारी करते समय सत्ताधारी दल ने अगर जनता से कोई वायदा किया है तो उस वायदा को पूरा करने के लिए अगर कोई कानूनी प्रस्ताव कॉमन सभा में लाया जाता है, कॉमन सभा से पास होने के बाद वो लॉर्ड सभा में जाता है, तो लॉर्ड सभा दूसरे और तीसरे वाचन के समय उसको अस्वीकृत नहीं कर सकती। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कॉमन सभा निर्बाध रूप से कानून निर्माण के कार्य को जन आकांक्षाओं के अनुरूप संपन्न कर सके। तो ये मिथक टूट गया, ये सामान्य विचार टूट गया कि संवैधानिक अभिसमय हमेशा ही स्वयं विकसित होते हैं या अलिखित रूप में होते हैं। इसका अपवाद हमें ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में देखने को मिलता है। यानी बहुत से अभिसमयों को लिखित रूप भी दिया जा चुका है और बहुत से अभिसमय ऐसे हैं जिनका परिस्थितियों की मांग के अनुसार जानबूझकर विकास किया गया है, उनका सृजन किया गया है। अब इन अभिसमयों की परिभाषा विभिन्न संविधान विशेषज्ञों ने अपने अपने तरीके से की है। जैसे प्रोफेसर डायसी ने इन अभिसमयों को संविधान संबंधी नैतिकता के आदेश कहा है। वो क्या कहते हैं कि संविधान के अभिसमय वे रीति रिवाज या समझौते हैं जिनके अनुसार पूर्ण प्रभुत्व संपन्न विधानमंडल के विभिन्न अंगों को अपने विवेक आधारित अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वे सम्राट के परम अधिकार हो या संसद के विशेषाधिकार। नैतिकता के आदेश क्यों कहा डायसी ने? क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है। संवैधानिक अभिसमयों का पालन किया जाता है ब्रिटेन में शासक वर्ग के द्वारा और जनता के द्वारा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति या कोई शासन संबंधी अधिकारी उन अभिसमयों को नहीं मानता है तो न्यायालय उसे दंडित नहीं कर सकता। नैतिकता के आदेश कहने का ये मतलब है। प्रोफेसर ऑग क्या कहते हैं कि अभिसमय उन समझौतों, आदतों या प्रथाओं से मिलकर बनते हैं जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र होने पर भी बड़ी से बड़ी सार्वजनिक संस्थाओं के दिन प्रतिदिन के संबंधों और गतिविधियों के अधिकांश भाग का नियमन करते हैं। यानी ऑग भी ये कहते हैं कि संवैधानिक अभिसमयों को, प्रथाओं को कानून का दर्जा प्राप्त नहीं है। ये भी नैतिकता के नियम जैसे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन अभिसमयों का ब्रिटिश शासन व्यवस्था में, ब्रिटेन के सार्वजनिक जीवन में विभिन्न संस्थाओं के लिए, विभिन्न पदाधिकारियों के लिए बहुत महत्व है। यानी ये पदाधिकारी, ये संस्थाएं इन अभिसमयों का उल्लंघन करते हुए शासकीय कार्यों को संपन्न नहीं करती। व्यावहारिक दृष्टि से वो उसके महत्व को स्वीकार करती है। इसी प्रकार प्रोफेसर J.S. मिल ने अभिसमयों को संविधान के अलिखित सूत्र कहा है। तो इन सारी परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि अभिसमय वो प्रथाएं हैं, वो दृष्टांत हैं जो समाज में स्थापित हो चुकी हैं और स्थापित होने के कारण उनका उल्लंघन करना संभव नहीं होता। अब यही एक प्रश्न उपस्थित होता है कि कानून और अभिसमय में क्या अंतर है? ब्रिटिश संविधान अधिकांशतः अभिसमयों पर आधारित है। संविधान के जो सोर्सेज हैं उनमें सबसे बड़ा सोर्स अभिसमयों का है, लेकिन अभिसमयों के साथ साथ वहां जो विधायी संस्था है यानी संसद है,
उसके द्वारा कानूनों का निर्माण भी किया जाता है। तो व्यवहार में कानून और अभिसमय दोनों का ही पालन किया जाता है। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है प्रभाव की दृष्टि से, क्योंकि दोनों का महत्व है और दोनों का पालन किया जाता है। लेकिन फिर भी तकनीकी दृष्टि से देखने पर कानून और अभिसमय में कुछ भेद स्पष्ट होते हैं। जैसे पहला अंतर यह है कि कानून जो संसद द्वारा बनाया जाता है उसका रूप लिखित होता है। वो लिखित रूप में हम सबके सामने मौजूद होता है। हम कभी भी उन कानूनों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उनकी व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन अभिसमय ज्यादातर अलिखित रूप में होते हैं। कुछ अभिसमयों को लिखित रूप दिया जा चुका है, लेकिन ज्यादातर उनकी संख्या कैसी है, उनकी प्रकृति कैसी है कि वो अलिखित रूप में मौजूद है। हालांकि बहुत से विचारक ये कहते हैं कि ये भेद जो कानून और अभिसमय के मध्य किया जाता है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अगर कानून को भी देखा जाए तो जरूरी नहीं है कि हर कानून लिखित रूप में ही मौजूद हो। खासतौर से इंग्लैंड में जो सामान्य कानून प्रचलित हैं उनके विषय में तो यही सच है। इंग्लैंड का शासन ज्यादातर सामान्य कानूनों के माध्यम से होता है, जिनको हम कॉमन लॉ कहते हैं। ये कॉमन लॉ क्या होते हैं? इन कॉमन लॉज को संसद ने नहीं बनाया है, बल्कि ये कॉमन लॉज भी प्रथाओं पर आधारित हैं। लेकिन इन प्रथाओं को कानूनी मान्यता इसलिए मिल गई है क्योंकि न्यायालय उन्हें मान्यता देते हैं। यहाँ अंतर समझिएगा। आपको लग रहा होगा कि फिर सामान्य कानून और अभिसमय में क्या अंतर है, क्या दोनों एक ही चीजें हैं? बेशक दोनों का आधार प्रथाएं हैं। अभिसमय भी प्रथाओं पर आधारित होते हैं और कॉमन लॉ भी प्रथाओं पर आधारित होते हैं। लेकिन अभिसमयों को न्यायालय द्वारा मान्यता नहीं दी जाती, जबकि कॉमन लॉज को न्यायालयों द्वारा मान्यता दी जाती है। न्यायालय अपने निर्णय में इनका उल्लेख करते हैं, इनके आधार पर निर्णय देते हैं। हालांकि ये कॉमन लॉ लिखित रूप में मौजूद नहीं है, उस रूप में लिखित नहीं है जैसे संसदीय कानून लिखित रूप में पाए जाते हैं। यानी उपयोगी प्रथाएं जो लंबे समय से अपनी उपयोगिता ब्रिटिश सार्वजनिक जीवन में सिद्ध कर चुकी हैं, उन प्रथाओं को ही न्यायालय सामान्य कानून के रूप में मान्यता देते हैं। ये अंतर है सामान्य कानून और अभिसमय में। दूसरा जो महत्वपूर्ण अंतर है कानून और अभिसमय के मध्य, वो ये, जैसा कि आपने देखा कि अभिसमयों के पीछे कोई न्यायिक मान्यता नहीं होती और उनका उल्लंघन करने पर न्यायालय द्वारा दंड नहीं दिया जाता, जबकि कानून का उल्लंघन करने पर न्यायालय द्वारा दंड दिया जाता है। कोई सार्वजनिक पदाधिकारी किसी कानून का उल्लंघन करे या आम जनता किसी कानून का उल्लंघन करे, रूल ऑफ लॉ के अनुसार दोनों कानून की नजरों में दोषी हैं और दोनों के लिए समान दंड की व्यवस्था न्यायालय द्वारा की जाती है। लेकिन अभिसमय का उल्लंघन अगर कोई भी पदाधिकारी करता है तो उसके लिए उसे न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता, उसके विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जा सकता या न्यायालय उसे दंडित नहीं कर सकता। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर है कि कानून निर्मित होते हैं, इनका निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है। यहाँ भी वही बात है कि
कुछ कानून संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन जो सामान्य कानून है, जो न्यायालय द्वारा मान्य प्रथाएं हैं, वो निर्मित नहीं होती, वो विकसित ही होती हैं। लेकिन जो सामान्य कानून जिनको हम जानते हैं संसदीय कानूनों के रूप में, उन कानूनों का निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है। यानी कानून निर्मित रूप में हमारे सामने आते हैं, लेकिन जो अभिसमय है वो किसी संस्था द्वारा बनाए नहीं जाते, बल्कि ये प्रथाओं के आधार पर स्वयं विकसित होते हैं। अभिसमय विकसित होते हैं, कानून निर्मित होते हैं। निर्मित होने के कारण, लिखित होने के कारण कानून में स्पष्टता का भाव होता है, जबकि अभिसमय अस्पष्ट भी हो सकते हैं। एक प्रथा जो लंबे समय से चली आ रही है, संवैधानिक अभिसमय के रूप में मान्य हो गई है, उस अभिसमय का अर्थ हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से निकाल सकता है, क्योंकि उसमें उतनी स्पष्टता नहीं होती जितनी स्पष्टता कानून में होती है। अगर कोई अस्पष्टता कानून के संबंध में उदित भी होती है तो उसका समाधान किया जा सकता है, क्योंकि कानून हमारे सामने लिखित रूप में मौजूद होता है। लेकिन चूंकि प्रथा और परंपरा पीढ़ी से चली आ रही है, उसका कोई लिखित रूप हमारे सामने नहीं है, तो वास्तव में प्रथा क्या है, क्या रही होगी, इस विषय में हर व्यक्ति के मत भिन्न हो सकते हैं। यानी अस्पष्टता हमेशा बनी रहती है अभिसमयों के साथ। लिखित होने के कारण कानून की जानकारी सभी को हो सकती है। अगर हमें किसी ब्रिटिश कानून के बारे में जानना हो तो हम उस कानून को देख सकते हैं, संसद की लाइब्रेरी में देख सकते हैं, या डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से उसे सर्च कर सकते हैं। लेकिन अभिसमयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि उनका कहीं रिकॉर्ड जैसी कोई चीज नहीं है। उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए ज्यादा जन जागरूकता की आवश्यकता होती है। यानी अगर हमें ब्रिटिश अभिसमयों के विषय में जानकारी लेनी हो तो हमें खुद ब्रिटिश लोगों से मिलना होगा, ब्रिटिश शासन के पदाधिकारियों से मिलना होगा, इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, तब हमें महत्वपूर्ण अभिसमयों के विषय में जानकारी मिल सकती है। तो इस तरह से ये तकनीकी आधार पर भेद किया जाता है कानून और अभिसमय के मध्य। लेकिन कानून और अभिसमय का ये भेद सैद्धांतिक ही ज्यादा है, व्यवहारिक नहीं। क्यों? क्योंकि व्यवहार में हम देखते हैं कि अभिसमयों का पालन भी कानून के समान ही किया जाता है। व्यवहार में कानून और अभिसमय में कोई खास भेद नहीं दिखाई देता, क्योंकि जनता इन दोनों को ही समान रूप से मान्यता प्रदान करती है। प्रोफेसर जेनिंग्स ने इस संबंध में बहुत सही लिखा है कि क्या कानून है और क्या अभिसमय है। ये मुख्यतः पारिभाषिक प्रश्न है। इनके उत्तर केवल उन्हीं को ज्ञात हैं जिनका कार्य उन्हें ज्ञात करना है। जन साधारण के लिए इस बात का कि कोई नियम न्यायिक अधिकारियों द्वारा मान्य है या नहीं है कोई विशेष महत्व नहीं होता, क्योंकि जनता तो उन दोनों का ही पालन करती है। वास्तविकता क्या है कि कानून और अभिसमय ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है कि कानून ज्यादा महत्वपूर्ण है या अभिसमय ज्यादा महत्वपूर्ण है। हकीकत ये है कि अभिसमय कानून के गैप को भरते हैं, उसके अंतराल को भरते हैं। यानी जिन विषयों के बारे में स्पष्ट कानून मौजूद नहीं है, वहां पर शासन कार्य का संचालन
या शासन संबंधी निर्णय प्रचलित प्रथाओं या अभिसमयों के आधार पर लिया जाता है और इस तरह से अभिसमय कानून को समयानुकूल बनाते हैं। कानून और अभिसमय दोनों का लक्ष्य एक ही है और वो लक्ष्य है कि शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, अच्छी तरह उसका संचालन होता रहे, वो जन आकांक्षाओं पर खरी उतरती रहे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभिसमय और कानून दोनों साथ साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो इसलिए कानून और अभिसमय का भेद ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में सैद्धांतिक ही ज्यादा है, व्यावहारिक कम है। कानून और अभिसमयों के इस भेद को देखने के बाद अब हम ये देखेंगे कि ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में जो अभिसमय प्रचलित हैं वो किन रूपों में है, कौन कौन से अभिसमय पाए जाते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे अभिसमय विभिन्न संस्थाओं में विभिन्न पदाधिकारियों के स्तर पर प्रचलित हैं, जो उनके अधिकारों कार्यों को परिभाषित करते हैं, उनके कार्यों को सीमित करते हैं, उनकी सत्ता पर प्रतिबंध लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे अभिसमय हैं, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ अभिसमयों को हम देख सकते हैं। सुविधा की दृष्टि से उन्हें कुछ कैटेगरी में विभाजित किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले राजा और राजमुकुट से संबंधित अभिसमय क्या है। राजा का पद और राजमुकुट जो शासन सत्ता का प्रतीक है, सामूहिक रूप में विभिन्न संस्थाओं के द्वारा शासन की जिन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, उन सारी संस्थाओं को, सारे पदाधिकारियों को सम्मिलित रूप में राजमुकुट कहा जाता है वर्तमान संदर्भ में। तो राजा और राजमुकुट से संबंधित कुछ परंपराएं हैं, जिन परंपराओं का पालन करते हुए ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को संचालित किया जाता है। ये परंपराएं कौन सी हैं? सबसे पहले ये एक परंपरा है ब्रिटिश शासन व्यवस्था की कि राजा मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता और अपना प्रत्येक कार्य मंत्रियों की सलाह से करता है। किससे करता है? मंत्रियों की सलाह से। बिना मंत्रियों की सलाह के वो कोई कार्य संपन्न नहीं करता। दूसरी परंपरा इस संबंध में ये है कि राजा संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकता। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी कानून का रूप लेता है जब सम्राट या साम्राज्ञी उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। ऐसे में प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या सम्राट किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है या उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है? ऐसा परंपरा अनुसार अब नहीं होता। पहले सम्राट के द्वारा अपने निषेधाधिकार का प्रयोग किया जाता था, लेकिन महारानी एन के बाद 1707 के बाद किसी भी राजा या रानी ने निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं किया। तब से ये परंपरा स्थापित ही हो गई कि सम्राट संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा, वो उसे मना नहीं कर सकता, अस्वीकृत नहीं कर सकता। सैद्धांतिक दृष्टि से हम क्या देखते हैं? एक दूसरी परंपरा जो सम्राट की शक्तियों से संबंधित है वो ये है कि सम्राट को सैद्धांतिक दृष्टि से कॉमन सभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त है।
लेकिन इस विषय में परंपरा क्या स्थापित है कि सम्राट अपने इस अधिकार का प्रयोग प्रधानमंत्री की सलाह से ही कर सकता है, उसकी सलाह के बिना नहीं कर सकता। इसके साथ साथ ये भी एक परंपरा है राजपद से जुड़ी हुई कि किसी कारण से अगर प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में स्वयं कॉमन सभा अपना नेता चुनेगी। ये परंपरा भी बाद में स्थापित की गई। आपने देखा ना कि कुछ परंपराएं जानबूझकर सृजित की गई, ये परंपरा भी जानबूझकर सृजित की गई क्योंकि ये देखा गया कि प्रधानमंत्री का पद रिक्त होने पर कई बार सम्राट के द्वारा अपने विवेक के आधार पर जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया गया, वो प्रधानमंत्री जनता का विश्वास, खासतौर से जनप्रतिनिधियों का विश्वास, कॉमन सभा का विश्वास हासिल नहीं कर सका। तब से कॉमन सभा के सभी राजनीतिक दलों ने मिल बैठकर विचार विमर्श के द्वारा ये परंपरा स्थापित कर ली कि किसी भी परिस्थिति में कॉमन सभा अपना नेता स्वयं चुनेगी। सम्राट को इस संबंध में अपने विवेक के प्रयोग की छूट नहीं। तब से ये परंपरा स्थापित ही हो गई। अदरवाइज सम्राट अपने विवेक का प्रयोग करता रहा है अपरिहार्य स्थितियों, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकता प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में इस परंपरा के विकसित होने के बाद। एक और परंपरा जो राजपद से जुड़ी हुई है वो ये है कि अगर संसद ने किसी प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दिया है तो ऐसी स्थिति में सम्राट का यह दायित्व बनता है कि वो कॉमन सभा में जो विरोधी दल का नेता है उसको प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। जब उसके द्वारा भी इनकार कर दिया जाएगा, सरकार का गठन संभव नहीं हो पा रहा होगा, तभी उसके द्वारा कॉमन सभा को भंग किया जा सकता है। अदरवाइज पहला ऑप्शन क्या होगा कि प्रधानमंत्री का पद रिक्त होने पर, किस आधार पर रिक्त होने पर, अविश्वास प्रस्ताव के कारण रिक्त होने पर प्रधानमंत्री नेता विरोधी दल को प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे पहले आमंत्रित करेगा। तो इस तरह से राजा या राजमुकुट से संबंधित कुछ अभिसमय या परंपराएं इस रूप में प्रचलित। अब दूसरी जो कैटेगरी है अभिसमयों की वो है मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय। चूंकि संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन में क्रियाशील है और संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति उसी के हाथों में होती है, लेकिन उस मंत्रिमंडल का गठन और उसकी कार्य प्रक्रिया का संचालन भी कुछ निश्चित संवैधानिक परंपराओं के अनुसार होता। जैसे ये बात परंपरा पर आधारित है कि मंत्रियों को संसद का सदस्य होना आवश्यक है। बिना संसद का सदस्य हुए कोई भी व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता, और अगर मंत्री बन भी जाता है तो भी उससे अपेक्षा की जाती है कि 6 महीने के भीतर वो संसद की सदस्यता प्राप्त कर लेगा, या तो वो लॉर्ड सभा का सदस्य बन जाएगा, नॉमिनेट हो जाएगा, या फिर कॉमन सभा के उपचुनाव में भाग लेकर निर्वाचन जीतकर कॉमन सभा का सदस्य बनेगा। दूसरी परंपरा मंत्रिमंडल के गठन से संबंधित ये है कि मंत्रियों के लिए प्रिवी काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है। प्रिवी काउंसिल ये एक पुरानी संस्था है और इस प्रिवी काउंसिल के माध्यम से ही मंत्रिपरिषद का विकास हुआ है। तो आज भी ये परंपरा कायम है कि मंत्रियों के लिए
सबसे पहले प्रिवी काउंसिल का मेंबर होना जरूरी है। तीसरी परंपरा यह है कि प्रधानमंत्री के लिए कॉमन सभा का सदस्य होना आवश्यक है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई कि सम्राट ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए लॉर्ड सभा के किसी मेंबर को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया, लेकिन ब्रिटेन की लोकतंत्रीय व्यवस्था के अनुरूप इसे उचित नहीं माना गया। सम्राट के इस निर्णय को अलोकतांत्रिक कहकर खारिज किया गया। क्यों? क्योंकि लॉर्ड सभा के मेंबर्स जनता द्वारा चुने हुए नहीं हैं, इसलिए वो जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करते। तो प्रधानमंत्री का पद जनप्रतिनिधि को ही मिलना चाहिए और जनप्रतिनिधि कॉमन सभा से ही हो सकता है, लॉर्ड सभा से नहीं हो सकता। तो इसलिए ये परंपरा स्थापित की गई कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए कि वो व्यक्ति कॉमन सभा का सदस्य जरूर हो। ये बात भी परंपरा पर ही आधारित है कि मंत्रिमंडल अपने सभी कार्यों के लिए कॉमन सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। कहीं लिखित रूप में ऐसा कोई कानून नहीं है जो मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व को निश्चित करता हो। ये बात पूरी तरह परंपरा पर आधारित है।